ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट्स एंड देखते हैं यूनिट्स एंड में कौन कौन सा चैप्टर है। देख, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो जितने 5 यूनिट है टोटल जो है, और यूनिट और चैप्टर हमको जो है वो पता होना चाहिए। मतलब एक तरह का इंडेक्स और एक तरह का कंटेंट है में, या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमको क्या पढ़ना है उस चैप्टर में या क्या पढ़ना है उस सब्जेक्ट में, ये हमको पहले से एकदम हमारे गेट बाय हार्ट रहना चाहिए, हमारे ज़हन में वो बैठा रहना चाहिए, जिससे अगर आपको ये पता है कि है या उस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट का जो मैटर है, वो भी आपके ज़हन में आसानी से बैठा रहेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और हम आपको इसको डेमोंस्ट्रेट भी कर देंगे। ठीक है, डेमोंस्ट्रेशन भी हम आपको दे देंगे इसके बारे में, बताएँगे कैसे आगे। पहले ये देखिए, अच्छे से समझिए क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले हमको जो है वो पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जो, क्योंकि बायोलॉजी में हमको क्या पढ़ना होगा, ठीक है, बायोलॉजी में हमको, ठीक है, बायोलॉजी में हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें लाइफ होती है उसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको जो है वो बताया था कि जिस ये बस उसी को जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, बस उसी को। और दूसरी बात जो है, और लेकिन ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि कितने तरह की, ठीक है, कितने तरह की जो है इस दुनिया में, ठीक है, इस अर्थ पे जो है वो कितने तरह की जो है वो लाइफ है। तो उसी के बारे में हमको उसी के बारे में जिस हमको यूनिट पढ़ना होगा, वही यूनिट कौन सा है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में कितने तरह की डाइवर्सिटी होगी, ये यूनिट फर्स्ट। इसमें जो पहला चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, इसको हम लोग कहेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब पहले तो हम लोग यही डिसाइड करेंगे द लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, पहले तो हम लोग यही डिसाइड करेंगे कि कौन चीज़ लिविंग है और कौन चीज़ नॉन लिविंग है, किसको लिविंग कहेंगे किसको नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, हम जैसे लिविंग है, बाहर में ट्रीज है वो लिविंग है, तो और ट्रीज है, यहाँ पर जो जैसे कुछ भी माउस बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो लिविंग होगा, बाहर में जो प्लांट्स है वो लिविंग होगा। ये पेन लिविंग होगा, बुक लिविंग होगी? नहीं, आप लोग यहाँ पर कह रहे होंगे कि नहीं, ये पेन और बुक लिविंग नहीं है। ठीक है, सही बात है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड हमको यहाँ पर क्या करना होगा, वो देखना होगा कि लिविंग वर्ल्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है, एक तो यही सब इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्या नंबर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में हम लोग रखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का क्या क्या क्राइटेरिया होगा। अब जैसे आप, अगर हम आपसे पूछें कि ये पेन लिविंग क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहली बात तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, सही है, बात सही है। इसको छोड़ दीजिएगा, आज से 1000 साल भी छोड़ दीजिएगा, इतनी बढ़ेगा इतनी बढ़े रहेगा। सही बात है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अपने से इसी के तरह का एक और ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं आएगा, नहीं बनेगा। इसमें कोई सेल नहीं है, इसमें, ठीक है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, जो बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ये जो है वो फील नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो क्या, मतलब ये सारा क्राइटेरिया है क्या होने का, ठीक है, लिविंग्स होने का। ठीक है, ये सारा लिविंग का क्राइटेरिया। तो आप देखें कि ये सब के बारे में किसमें हम लोग पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो, और और फिर हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो, अगर आप टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे, तो ये करीब 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज। ठीक है, दुनिया में 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जो है वो क्या होती है, स्पीशीज होती है। ठीक है, तो ये सारी, अब हमारा फर्ज क्या है, और एक एक स्पीशीज में जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं।
तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ तो यही है ना कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म को की स्टडी करें, हर एक लिविंग। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक स्पीशीज़ में कितने ऑर्गेनिज़्म होते हैं और हर एक ऑर्गेनिज़्म हर ए और दुनिया में स्पीशीज़ का नंबर क्या है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा है, ये नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको अलग-अलग पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते क्या हैं कि हम तो फिर कैसे पढ़ना तो है हमको, तो हम देखते क्या हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, एक-दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं। तब हम लोग करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफ़ाई करेंगे, ठीक है? ग्रुप बना देंगे बहुत सारा और हर एक ग्रुप का, ठीक है? हर एक ग्रुप का कुछ क्राइटेरिया दे देंगे, कुछ कैरेक्टर्स दे देंगे कि भाई इतने ये सारे कैरेक्टर को जो फ़ॉलो करेगा इसमें रहेगा। ये सारे कैरेक्टर को जो फ़ॉलो करेगा, वो ये सारे कैरेक्टर को जो फ़ॉलो करेगा इस ग्रुप में रहेगा, ठीक है? ये सारे कैरेक्टर को जो फ़ॉलो करेगा वो इस ग्रुप में रहेगा। तो जो-जो ऑर्गेनिज़्म उसके ऊपर स्टडी करेंगे, जो-जो ऑर्गेनिज़्म ये सारे कैरेक्टर को फ़ॉलो करेगा, वो आपको इसमें आ जाएगा। जो-जो ऑर्गेनिज़्म ये सारे कैरेक्टर को फ़ॉलो करेगा, वो आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है? और जो-जो ऑर्गेनिज़्म ये सारे कैरेक्टर को फ़ॉलो करेगा, वो आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब अगर मान लीजिए इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जब आप कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है, अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म को अलग-अलग उन अलग-अलग ग्रुप में, ठीक है, प्लेस करते हैं, रखते हैं ताकि आप बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म को आसानी से पढ़ाई कर लें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं कहते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जितने भी ऑफ उनको क्राइटेरिया के बेसिस पे 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा? इसको किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम। तो पहला किंगडम तो हो जाएगा तुम्हारा मोनेरा, सेकंड हो जाएगा प्रोटिस्टा, थर्ड हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर हो जाएगा प्लांटी एंड देन एनिमिलिया। एनिमिलिया, है ना? ये बहुत सारे तरह का। तो आप देखेंगे, ठीक है, इसमें जो है ये इतने तरह के होंगे, तो आप देखेंगे ये सब और फर्दर ये पूरे मोनेरा में भी जो है कैरेक्टर बेसिस से बहुत सारा ग्रुप बना दिया गया है। बहुत सारा क्या बना दिया है? ग्रुप पे, ठीक है? ग्रुप और इस ग्रुप में भी फर्दर उस ग्रुप में आप देखेंगे भी छोटे-छोटे क्या हैं वो और छोटे। तो इसी को कैरेक्टर के बेसिस पे जब डिफरेंट ग्रुप में हम को रखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्ट, एनिमिलिया हो जाएगा, ठीक है? देन एनिमिलिया, मोनेरा को आप प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये वाला जो हमने जो अभी बताया है, ठीक है? 5 किंगडम में डिवाइड किया गया जितने ऑर्गेनिज़्म है, तो ये व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन 4 किंगडम सिस्टम भी आया है। इस तरह का क्लास, ठीक है? ये मोनेरा के बारे में, ये प्रोटिस्टा के बारे में और ये फंजाई के बारे में, तीनों को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ही क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो बच जाता है अब हमारे पास क्या? तो क्योंकि प्लांटी और एनिमिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? काफ़ी बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वजह से इसके लिए एक अलग सा चैप्टर ही एनसीईआरटी ने दिया है। ये जो प्लांटी आप कह लीजिए या किंगडम है ये क्या है? ये किंगडम है। ये वाले किंगडम को आप क्या कहेंगे? प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम या फंगल किंगडम या प्रोटिस्टेंट किंगडम या मोरेरंस किंगडम। तो प्लांट किंगडम को, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे, प्लांटी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक अलग सा चैप्टर ही जिसको आप क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम कहेंगे। फर्दर अगर आप देखेंगे
इस पूरे किंगडम में और भी छोटे-छोटे कितने और भी छोटे-छोटे क्या है वो ग्रुप हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4 ठीक है। कितने ग्रुप? 1, 2, 3, 4, 5 5 ग्रुप है जिसको आप डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन है, ठीक है? ये डिवाइडेड है थैलोफाइटा, ठीक है? थैलोफाइटा जिसमें आपको क्या आ जाएगा? एल्गी। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एल्गी। थैलोफाइटा फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, ठीक है? फाइट्स का मतलब प्लांट होता है। ब्रायोफाइटा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियो एंजियोस्पर्म। इसमें प्लांट किंगडम में सबके बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम देखो जब भी पढ़ा को चाहे हम मोनेरा पढ़ाएं, प्रोटिस्टा, फंजाई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और पूरा एनिमिलिया हम कुछ क्राइटेरिया के बेस पर पढ़ाते हैं, ठीक है? वो क्राइटेरिया क्या, मेरी आदत है क्राइटेरिया बनाना। वो क्राइटेरिया क्या क्या होगा इसमें? इसमें होगा हैबिटेट, कहाँ ये लोग रह रहे हैं, हैबिटेट के बाद फिर बॉडी वॉल, उनकी बॉडी के चारों तरफ जो वॉल होगी वो कैसी होगी, बॉडी उनकी कैसी होगी, और फिर जो है वो न्यूट्रिशन हो सकता है। न्यूट्रिशन के बाद जो है फिर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में ही जो है एक या लाइफ साइकिल कह लीजिए, लाइफ साइकिल, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम बता देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो जब हम मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, तो और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम हैबिटेट, रहने की जगह कहाँ रहता है, ठीक है? जैसे एल्गी जो है मरीन मतलब पानी में रहता है, ठीक है? तो ये सब देखेंगे, ठीक है? रहने की जगह इन लोग की कहाँ पर होगी, बॉडी वॉल कैसा होगा चारों तरफ का, बॉडी उनकी कैसी होगी, ठीक है? न्यूट्रिशन कैसे लेते होंगे, ठीक है? और रिप्रोडक्शन, और क्या रिप्रोडक्शन कैसा हो या लाइफ साइकिल कैसी होगी, और एग्जाम्पल ये हम पढ़ आपको किस प्लांट किंगडम में। उसके बाद के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल किंगडम के। तो आप देख बारे में अगर आप पढ़ते हैं यही एनिमल, तो देखो उसमें किस क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा कि एनिमल में क्या होता है, जैसे इसमें 5 डिवीजन है, तो आप जैसे 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज है ना, टोटल स्पीशीज है ये सबको मिलाकर, उसमें से अकेला 70% क्या है वो एनिमल्स है। मतलब समझे तुम, एनिमल जो है 70% क्या है, ये 1.7 से 1.70% एनिमल है, बाकी 30% में ये सब के सब क्या है, ये आ जाएंगे 30% में। यानी कि आप समझ गए कि एनिमल जो होंगे स्पीशीज बहुत ज्यादा है, यानी एनिमल्स जो है वो बहुत एनिमल, ठीक है? ठीक है, प्लांट में बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? प्लांट ज्यादातर देखेंगे वही स्टेम है, वही वही रूट है, करीब 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 करीब। लेकिन एनिमल में अगर आप एक ऐसा और एक एनिमल कैसा है, एनिमल में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है वो आपको डिफरेंस पाया जाएगा। एक देखो, एक आप कहिए डिफरेंस, और भी एनिमल को शायद आपने देखा नहीं होगा, ठीक है? और भी कुछ जैसे जो है एक छोटा छोटा जो पेट के अंदर का जो कीड़ा होता है वो है बहुत ज्यादा है। इस 5 डिवीजन जो हमने लिखा है ना, है इसी डिवीजन टब को एनिमल में क्या बोला जाता है? फाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फाइलम। कितना फाइलम है? 11 फाइलम है। कितना फाइलम? 11 फाइलम। बहुत तरह का ये फाइलम, ठीक है? 11 फाइलम, पॉरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा,
स्पोरिफेरा, टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्किलमेंथिस, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, तो ऑल टुगेदर फिर एनिडेटा एंड कॉर्डेटा, यानी टोटल जो है वो फाइलम्स है। आंसर क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, कैरेक्टर कह सकते हैं, उनका जो भी क्या हो जाएगा, सारा कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे हैबिटेट और वही रहेगा, जैसे हैबिटेट तो रहेगा, बॉडी वॉल भी रहेगा, आगे बताएंगे ये सब, हैबिटेट भी रहेगा, बॉडी वॉल भी रहेगा। तो उसके बाद क्या फिर सारे हम बताएंगे इसके सिस्टम्स क्या सारे के सारे जो है और क्या रहेंगे, सिस्टम्स रहेंगे। तो आपने देखा कि वो सारे क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो यही जो है वो सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब के बारे में जो है पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है। अब आते हैं दिया हुआ है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये तो पता कर लिया कि तरह के एनिमल, ठीक है, इसके बारे में। अब प्लांट्स और एनिमल, कोई भी प्लांट्स उसका आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी उनका स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास कौन कौन सा स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों के बारे में एक दो ये तीनों के क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, साफ दिखता भी है, इस वजह से इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो स्ट्रक्चर जो रहता है वो बॉडी के अंदर भी रहता है, बॉडी के अंदर भी रहता है, यस और नो, हाँ, बॉडी के बाहर, बॉडी में, मेरे बॉडी के है, नाक है, उंगलियां हैं, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर वाले स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई को आप कहते हैं, लॉगी का मतलब तो पढ़ाई हो गया, समझ गए, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी, बॉडी के बाहर वाले स्ट्रक्चर की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, किसकी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी रहेगी उसको आप क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई को आप क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को उसको आप क्या बोलेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। यानी कि आपको प्लांट का और आपको एनिमल का, ठीक है, आपको प्लांट का क्या पढ़ना है, बाहर का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, लीफ वगैरह ये सब, अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब जो है अंदर का स्ट्रक्चर सब रहेगा, उसके बारे में पढ़ना होगा। एनिमल का भी आप दोनों पढ़ना होगा, यही लिखा हुआ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब बात ये आती है कि आप तो देखो ये सारे एनिमल में, ये सारे प्लांट में सबसे एडवांस होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म होता है, और सबसे डाइवर्स भी है, सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म ही में स्पीशीज सबसे ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स भी जो है ना, स्ट्रक्चर भी जो है वो किसमें प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, देखेंगे फ्लावर नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लावर प्रेजेंट होगा, जिसको आप फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर रहेगा।
तो अगर आप कहेंगे कि नहीं सर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, तो जिम्नोस्पर्म अगर आप पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो इसमें तो फ्लावर होता ही नहीं है, तो आप फ्लावर नहीं पढ़ पाएंगे। फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है किंगडम बीज में और फल में। यानी कि जब आप ये पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेंगे, जब फ्लावर ही नहीं होगा तो इनमें, ठीक है, जब फ्लावर ही नहीं होगा तो इसमें फ्रूट्स भी नहीं होगा। सीड होता है इसमें, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए तब आप इसमें अगर ये पढ़ेंगे तो इसमें फ्लावर भी नहीं, तो सीड भी नहीं रहेगा और फ्रूट्स भी नहीं रहेगा, तो आप सीड और फ्रूट भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप ऐसा कुछ पढ़िए, प्लांट के बारे में पढ़िए, ठीक है, इसमें, ठीक है, ऐसे प्लांट के बारे में पढ़िए जिसमें प्लांट वर्ल्ड का, प्लांट किंगडम का वो सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाए, कि पढ़ाई हो जाए। फ्लावर के बारे में पढ़ लें, उसके पढ़ लें, उसके बारे में पढ़ लें। तो किसकी हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की क्या करेंगे हम लोग? कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस एनाटॉमी पढ़ लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो है वो हम ऐसी पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने एंजियोस्पर्म का पढ़ लिया, तो करीब करीब जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ठीक है, करीब करीब अगर आप देखें चलती रहती है, तब बहुत कुछ आप आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये कि एक एनिमल का अगर आप मॉर्फोलॉजी एनिमल और एनाटॉमी, जैसे यहाँ पर सिर्फ आपने एंजियोस्पर्म का पढ़ा था, और वैसे ही सारा एनिमल होगा, करीब करीब सारे के बारे में हम जान जाएंगे, नहीं है, ठीक है। अलग एनिमल जो होते हैं, अलग अलग, अगर आपको एनिमल की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़नी है, तो आपको अलग अलग जानवर की अलग अलग एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक है। तो आप किसकी पढ़ना चाहिए, ठीक है, टाइगर की या लायन की? नहीं, ये हम पे नहीं डिपेंड करेगा, वो एनसीईआरटी जो बोलेगी, जो सिलेबस में है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग को क्या क्या को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी गलती लिख दिया, जैसे हम लोग को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, तो इसमें जो है वो हम लोग को एनिमल में किसकी किसकी पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, अर्थवॉर्म के बारे में। इसमें जो है वो कॉकरोच के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, और इसमें जो है अर्थवॉर्म, कॉकरोच, और इसमें जो है वो फ्रॉग के बारे में पढ़ना होगा। अच्छा, ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के लिए एक अलग सा पूरा का पूरा यूनिट ही, इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के लिए अलग है। तो ये तीनों को जो है, ठीक है, इसको नीचे रखो, ये तीनों को जो है वो हम लोग, ठीक है, इसमें अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे फ्रॉग और कॉकरोच। चीज सुनिए, देखिए, देखो होता क्या है, हमारा जो बॉडी बनती है वो सेल है। बहुत सारा सेल आपस में बनाता है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, जैसे लीवर, ये सब। और बहुत सारा, अगर आप देखिएगा, बहुत सारा ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिल करके एक बड़ा सा ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक की बात है, ठीक है, तो सेल करीब करीब अगर आप देखिएगा सभी का, ठीक है, सेल जो होगा वो एक ही तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो होगा वो दो ही तरह का। यानी कि आप देख रहे हैं कि चाहे वो प्लांट किंगडम हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, उन सभी में यूकैरियोटिक सेल है, सेम तरह का है।
सारे एनिमल में सेल एक तरह का, तब आप कह लीजिए कि ये देख रहे हैं ना, ये इतने, इसमें यूकैरियोटिक सेल रहता है और इसमें कैसा सेल रहता है, प्रोकैरियोटिक, अभी लिखा है प्रोकैरियोटिक। तो ऐसा करते हैं, अगर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सब में एक ही, 1 2 3 4 में एक ही तरह का सेल है, तो क्यों ना सेल को हम एक ही जगह पे पढ़ाई कर लें। ठीक है, एक बार प्रोकैरियोटिक पढ़ लें, एक बार यूकैरियोटिक पढ़ लें, अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेल तो एक ही तरह का है। तो वही चीज देखो, वही चीज कि पर हम क्या करेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो लेंगे, सेल द, वही सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बात आती है कि टिश्यू की, तो देखो टिश्यू क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में सिर्फ एनिमल्स, एपिथेलियल टिश्यू, टिप टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस, सिर्फ 4 तरह का टिश्यू रहेगा। वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, कनेक्टिव के बाद जो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो होता है, और नर्वस टिश्यू, ये 4 ही तरह का टिश्यू रहेगा। तो जब 4 ही सारे एनिमल में ये टिश्यूज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, पढ़ लिया जाए। आप जैसे कि देखो इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, एनिमल में आपको इनके बारे में तो पढ़ना ही है, साथ साथ एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एनिमल में टिश्यूज कैसे होते हैं वो सेम होते हैं। तो एक ही जगह पढ़ लीजिए आप एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, सेल। हाँ, अब बात आती है ऑर्गन्स की। क्या सारे एनिमल में ऑर्गन एक तरह, नहीं, यहीं से डिफरेंसेस होता है। सारे एनिमल में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे होते हैं वो, अलग अलग तरह के। तब अगर आपको ऑर्गन को अगर पढ़ना होगा तो अलग जानवर का, अलग एनिमल्स का अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ाई, और वो कौन सा हो सकता है, तब आपको यहाँ से अलग अलग पढ़ना होगा। यानी अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गेनिज्म को, इनको, और ह्यूमंस, इनको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग पढ़ना होगा, अलग अलग पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आए बात। तो एनिमल टिश्यू यहाँ पढ़ लेंगे, ऑर्गन तो खैर अलग, तो आपको पहले बताया एक जगह इसका बने हुए हैं। देखो सेल जो है वो 7 6 एसेंशियली 6 थिंग्स, ठीक है, हाइड्रेट, सारे ऑर्गन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, भी होता है, पानी तो रहेगा और आयंस भी रहते हैं। हाँ, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांटी, एनीमिया, ये सब और है, ये हायर है, इनमें आपको विटामिन भी, ईयर में 7 तरह के, ऐसे 6 तरह के। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो है, तो इसको जो है वो पहले थोड़ा सा इसमें हल्का सा हम लोग बस इसका बेसिक्स देखेंगे, बट डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स 6 देख डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आप, ठीक है, तो पानी के बारे में क्या काम है हमारे अंदर, हमारे या के अंदर मिनरल्स का काम है, ये आप हम लोग कहाँ पर देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में। ये प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर का क्या क्या रोल होगा, वाटर कैसे एक जगह से जगह जाएगा, क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम किस में पढ़ लेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ लेंगे, रोल होगा वो न्यूट्रिशन में हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। और रही बात कार्बोनिक एसिड की पढ़ाई कहाँ पे कर लेंगे, ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में कर लेंगे। ठीक है, एंजाइम्स की भी पढ़ाई इसी में कर लेंगे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में। ठीक, सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है, देखो जो सेल होता है, जो सेल
उसकी एक खास अलग अलग सेल की एक ज़िंदगी होती है, ठीक है। जैसे हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी होती है, 24 घंटे के बाद वो मर जाता है। 24 के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा, इसलिए मरने से पहले ठीक डिवीजन हो जाना चाहिए। मरने से पहले क्या हो जाए, ठीक है। और क्या हो गया, हाँ, तो मरने से पहले अगर आप देखेंगे कि क्या है कि इसको एक सेल जब मरने से पहले क्या, तो ये अपनी ज़िंदगी चलाएगा कितना, मान लीजिए 24 घंटे की ज़िंदगी है, ठीक है। ये पूरा 24 घंटा है, घंटा जी लेगा, ठीक है। इस 23 घंटे हम लोग कहते हैं इंटरफेज। जब 23 घंटा जी लेगा तब इसको लगेगा अरे पहले हमको एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट कर जाना चाहिए, तब फिर का इसको हम लोग एम फेज कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं या डिवीजन फेज कहते हैं। ये सेल जो है वो डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। ये जो डिवीजन जो होता है इतना सिंपल नहीं होता है जैसे हमने बोल दिया डिवाइड कर जाएगा, नहीं, बहुत ही कॉम्प्लीकेट। 2 तरह का माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस अलग स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं। तो वो अलग अलग तरीके से वो स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सेल का वो स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। लोग समझते हैं फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी कि जब आप स्टडी ऑफ फंक्शन हो, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन सा फंक्शन है, जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखेंगे, अभी देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। एक बात बताओ, प्लांट प्लांट में ये प्लांट है, इसमें पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से तो नहीं एब्जॉर्ब होता है, रूट से ही पानी वाटर एब्जॉर्ब होता है। और ये वाटर की ज़रूरत क्या सिर्फ रूट को है या सारे पार्ट ऑफ द प्लांट को है, सारे पार्ट ऑफ द प्लांट को है। तब यानी ये वाटर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता होगा, है कि नहीं। तो ये भी एक फंक्शन हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ पानी का ट्रांसपोर्ट होना। इसी के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, ठीक। क्या वो जो पानी जो एब्जॉर्ब करता है, क्या उसमें सिर्फ पानी होता है कि मिनरल्स भी होता है, आयंस, ठीक है। हम लोग को मिनरल्स आयन कहाँ से मिलता है, हम लोग खाते हैं वहाँ से साइंस मिलता है। लेकिन मिनरल्स जो है वो मिलता है सॉइल से मिलता है। अब एक बात बताओ, क्या ये मिनरल्स की ज़रूरत क्या सिर्फ रूट को है कि नहीं, सारे पार्ट ऑफ द प्लांट को, सारे पार्ट ऑफ द प्लांट को है। तो ये मिनरल्स नीचे से सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है, ये क्या होती है, फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, एस्टो के बारे में, मिनरल्स के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि ये लीफ वाटर को यहाँ से लेगा, लीफ को वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, प्लस जो है यहाँ से सनलाइट आएगी, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा यहाँ से। तो CO2 सनलाइट और वाटर से मिल करके ये क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज फूड बना देगा। कौन बनाएगा फूड, लीफ। तो क्या ये फूड फूड सिर्फ सिर्फ फूड कौन बनाएगा,
लीफ बनाता है। लीफ जो होगा ये फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या ये फूड की ज़रूरत सिर्फ लीफ को है, रूट को नहीं है? रूट को भी तो है। रूट ने इसको एब्जॉर्ब करके पानी और मिनरल्स दिया, तो इसका भी तो फर्ज बनता है, इसका भी फर्ज बनता है कि ये फूड को जो है वो क्या करे, ये फूड ट्रांसपोर्ट करे। तो ये फूड नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे फूड का भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इसी सब के बारे में फूड का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम किसमें पढ़ लेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स जो बॉडी के अंदर गया, वहां जाने के बाद वो मिनरल्स कौन कौन सा रोल प्ले करता है, कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो कौन कौन जो फंक्शन करेगा सबके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, वही मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सबके बारे में। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए, फिर हम लोग देखते हैं, अब एक बात जानते हैं, आपको यहाँ पे बताया कि ये सनलाइट को यूज करेगा, CO2 को यूज करेगा, फूड बना देगा। जानते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को जिससे CO2 प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड में जो कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, जब CO2 और प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में फूड में कन्वर्ट करता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस भी एक तरह से समझ लीजिए प्लांट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जो है हम लोग तीसरे चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी के तीसरे चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है, ठीक है, ये फूड देखो जरा सा, प्लांट के सेल के अंदर, ठीक है, ये फूड प्लांट के सेल के अंदर जाएगा। मेन तो प्लांट के क्या, प्लांट अपना फूड खुद से बना ले रहा था सनलाइट के प्रेजेंस में, CO2 से लेकर के, वाटर लेकर। हम लोग फूड बाहर से खाते हैं, लेकिन ये सारा फूड कहाँ जाता है, सेल के अंदर ही तो जाता है। और अंदर जाने के बाद ये एनर्जी देता है हमको जीने के लिए। जीने के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है। जानते हो फूड किस प्रोसेस से सेल के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन वो फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे फूड एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, फूड एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उसी को बोलेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये भी एक फंक्शन है। ठीक है। अब जरा सा देखना, एक मिनट अच्छे से देखना, क्या फूड अंदर जो जाता है, फूड वो अंदर जाता है सेल के, क्या वो एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है, नहीं। इतनी ज़रूरत होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो बच जाता है फूड वो इसी में जमा हो जाता है, जमा होने लगता है, और सेल का साइज भी बढ़ाता है ताकि ये सेल क्या कर सके, 2 सेल में डिवाइड। जब सेल का नंबर बढ़ेगा, मान लीजिए कोई इंसान है 10 लाख, 20 लाख हो जाता है उसका सेल, तो क्या उसका साइज उतना ही रहेगा कि डबल हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा। कोई इंसान है उसमें सारे सेल का साइज इतना है, हर सेल का साइज बड़ा हो गया, क्या होगा, साइज जाएगा। इस साइज के बढ़ने को हम लोग कहते हैं, साइज बढ़ने को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जो यहाँ पर बच जाएगा जितना फूड, वो प्लांट का क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और उसका डेवलपमेंट करेगा। और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह भी रोल प्ले करेंगे, हार्मोन्स भी, जैसे जिब्रेलिक एसिड, टॉक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन हो सकता है, इथाइलिन हो सकता है, एब्सिसिक एसिड हो, बहुत सारे हार्मोन्स रोल प्ले करेंगे। तो इन्हीं के बारे में, मतलब हार्मोन्स कैसे ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, फंक्शन करते हैं, कैसे जो ग्रोथ होती है, कुछ फर्टिलाइजेशन के बारे में, फोटोपीरियोडिज्म के बारे में, लाइट का क्या रोल होता है ग्रोथ में, टेम्परेचर का क्या रोल होता है ग्रोथ में, इसी के बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 5, जिसको आप क्या बोलेंगे,
ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या बोलेंगे आप इसको? ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5। देखो आप इस प्लांट का जो है वो फंक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग किसका फंक्शन पढ़ेंगे? ह्यूमन का फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पहला जो है ये भी एक फंक्शन है ह्यूमन। कैसे? देखिएगा वो ऐसे, देखो जब हम खाना खाते हैं, खाएंगे जो है वो, तो ये खाना हमारे पेट में, इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है, और यहाँ हमारा सेल, यानी ये जो फूड जो हमने खाया है, फूड जो हमने खाया है ये कहाँ जाना है? सेल के अंदर जाना चाहिए। जानते हो जो फूड जो हम लोग खाते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है। देखो प्लांट के साथ अलग है, प्लांट जो फूड जो अपना बनाता है वो सेल के अंदर ही बनाता है। तो सेल के अंदर फूड बनाता है तो जाहिर है इस साइज ही का बनाएगा ताकि सेल के अंदर रह सके। लेकिन हम जो फूड खाते हैं वो काफ़ी बड़े साइज का खा लेते हैं, ठीक है, तो ये बड़े साइज का फूड हमारे सेल के अंदर तो जा नहीं सकता है। सेल फूड का सेल के अंदर जाना, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तब फिर हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस से, मतलब ये स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह के प्रोसेस से या माउथ के प्रोसेस से, ये बड़े फूड पार्टिकल को जो है वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ देते हैं ताकि ये सेल के अंदर क्या हो सके, जा सके, सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। उसी को आप क्या बोलेंगे? यही ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, क्या इसको ये सेल, हमारा सेल इसको एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं। ये नॉन एब्जॉर्बर फॉर्म ऑफ फूड को जब हम एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता लेकिन ये एब्जॉर्ब हो सकता है। तो नॉन एब्जॉर्बर फॉर्म ऑफ फूड को जब एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड में जो कन्वर्ट करते हैं, इसी कन्वर्शन को, इसी चेंजेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। क्या कहेंगे? डाइजेशन। और फिर जो है इसका जो ये जो अंदर की तरफ जो एब्जॉर्ब होगा, सेल के अंदर जाना, उसी को आप एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जाने के बाद बताइए फूड का क्या होगा? अरे भाई रेस्पिरेशन होगा, याद है ना, रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी निकलेगी। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको रेस्पिरेशन, ये फूड को, ये जो छोटा छोटा फूड, इसको जलाया जाएगा। जला करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे लकड़ी जला करके आप एनर्जी, हीट लेते हैं, रोशनी लेते हैं, वैसे ही ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तब यानी कि हमको ऑक्सीजन भी चाहिए बाहर से, और जब ये ऑक्सीजन इसको जलाएगा तो ये तो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, बड़ा बनाते हैं एनर्जी में, और ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर जाएगा? CO2 में। तो ये तो बाई प्रोडक्ट हुआ, जलने के बाद CO2 को बाहर निकालना चाहिए। तो CO2 को हर एक सेल से क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा, हर एक सेल में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो इसी को, ये CO2 को अंदर लेना और ये ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, इसी को आप क्या बोलते हैं? और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो जब ये अंदर चला जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, CO2 क्या होगा? ये अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, और बदले में ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर चला जाएगा, बदले में CO2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ब्लड वेसल्स रहेगी, क्या रहेगी? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड से ही जो है वो कहाँ जाएगा? CO2 सेल में जाएगा, और सेल से, ब्लड से ही जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सेल में जाएगा, और CO2 जो है वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, और फिर ये ब्लड जो है वो चला जाएगा तुम्हारा लंग्स में, और लंग्स से फिर सांस के रास्ते ये CO2 बाहर चला जाएगा। और ये आएगा भी कहाँ से? ये लंग्स ही से आएगा। कहाँ से आएगा? ये जो ब्लड जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है ऑक्सीजन आया है, ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल से यहाँ गया। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कि वही एक्सचेंज ऑफ गैस इसको कहेंगे।
तो सेल CO2 लेगा और ऑक्सीजन लेगा और CO2 देगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जो एयर आ रही है, जो यहाँ जो तो CO2 जो है वो कहाँ आएगा, ये लंग्स में आएगा, यहाँ से लंग्स में आएगा। तो ये लंग्स भी क्या करेगा, ठीक है, CO2 बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेगा। यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ लंग्स लेवल पे, और यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ सेल लेवल पे या टिश्यू लेवल पे। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब क्या है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देखो जैसे सिर्फ अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन ही की बात अगर हम करें, इसकी बात में हम लोग ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये देखो ऑक्सीजन की भी अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जो हमने लिया, क्या हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर अंदर छोटे छोटे सेल हैं, क्या ये लंग्स से सारे इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। तो एक खास तरह का हमारे अंदर एक सिस्टम आया, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। वो पूरे बॉडी में जैसे बहुत सारा फ्लूइड, जैसे ब्लड है हमारे यहाँ, और पूरे बॉडी सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है। उसका काम क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन लिया लंग से और सारे बॉडी सेल में जिसको जिसको ऑक्सीजन चाहिए दे दिया। सबसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लंग्स तक पहुंचा दिया, लंग्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रास्ते बाहर दिया। यही सर्कुलेशन है। खाना जो हम लोग खाएं, क्या हमारा पैर भी यहाँ बंद करके खाना रख देते हैं, खाना एब्जॉर्ब हो जाता? नहीं, जाता है, खाना खाया, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, इंटेस्टाइन उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देता है, वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड की जिसको जिसको जरूरत पड़ती है, एब्जॉर्बर फॉर्म ऑफ फूड की इसको जिसको क्या पड़ेगी से हो ऑफ, ठीक है, वही क्या है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड के बारे में बहुत तरह का बॉडी फ्लूइड हमारे अंदर, मेजरली क्या है वो ब्लड ही है, मेजर क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, लिम्फ भी हो जाएगा, लिम्फ भी होता है, और भी होता है बॉडी फ्लूइड एंड लिम्फ, इसके बारे में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, देखो जरा सा, तो आपने देखा कि ये जो फूड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जला और ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट कर गया, एनर्जी निकली, लेकिन ये फूड का कुछ पार्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट में, जिसको आप मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मेटाबॉलिज्म तो हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को जलाया गया। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए बॉडी से, बिल्कुल बाहर निकाला जाए। तो कौन कौन से जानवर में कितने कितने तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, इसको बाहर निकालेंगे, स्क्रीट आउट करेंगे, स्क्रीट मतलब बाहर निकालना, स्क्रीट आउट करेंगे। तो इसीलिए ये सबको, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए प्रोटीन जलेगा तो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या आएगा, अगर मान लीजिए ठीक है प्रोटीन जलेगा क्या आएगा, अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएगा, लिपिड जलेगा तो क्या होगा, अलग अलग जानवर में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोग को कहाँ पढ़ना होगा, इसके बारे में हम लोग को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कैसे उनको बाहर निकालें, एलिमिनेट करें, ठीक है, ये सब जान तो कहाँ चला जाएगा, ये सब को जो है ब्लड ले लेता है सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वही, ठीक है, यहाँ पर किडनी प्रेजेंट रहती है, किडनी से ये सारा जो है, ठीक है, ये सारा जो है किडनी से यूरिन के रास्ते, ठीक है, आप यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे देखो, उसके बाद ये ब्लड चला जाएगा इसके अंदर, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये सब, और ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं ये यूरेथ्रा रहता है, यहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से
यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा और यूरिन के रास्ते, ठीक है, यूरिन बन करके ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो उसी को आप क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें टेस्ट भी हो सकता है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान भी हो सकता है जो हमारे बॉडी, तो वो भी हो सकता है। जैसे हमने पानी पी लिया है तो फिर वो क्या होगा, किडनी ज़्यादा पानी को यूरिन के रास्ते, ठीक है, वो बाहर निकाल दे। अब आता है तुम्हारा क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या है ये, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। ये देखिएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कि देखिए जैसे एनिमल की, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में मूवमेंट भी होता है, एनिमल में मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट जो अगर आप देखेंगे मेनली, मूवमेंट का मतलब होता है, ठीक है, मूवमेंट का मतलब होता है जो उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है उससे चेंज कर जाना। जैसे पोजीशन, ऑर्गेनिज्म की जगह अगर क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे और इसको मूवमेंट। जैसे ये देखो हाथ मेरा हिल रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट हो रही है। हम, मेरी पूरी बॉडी अपनी जगह से हटी नहीं हटी, हम ऑर्गेनिज्म में, बॉडी तो नहीं हटी। अगर वही पैर का अगर मूवमेंट होता है तो मेरी बॉडी का जगह जाता है, मेरी बॉडी का, पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, ठीक है, प्लेस जो है, पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी की पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसको लोकोमोशन कहेंगे। और सिर्फ पार्ट्स का अगर पोजीशन अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में आप इतना तो जानते ही होंगे कि कितने मेनली कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मूवमेंट लोकोमोशन का मसल्स रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, बोन्स रहेगा। ये रिस्पॉन्सिबल कराने के लिए, मसल्स कैसे मूव काम करता है, बोन्स कितने तरह की होती है, उसके बारे में भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो अब हमारा जो भी मूवमेंट या हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, वो दूसरे से मिलजुल कर होना चाहिए, है कि नहीं। पता चला हम चल रहे हैं, पैर, एक पैर आगे बढ़ गया, दूसरा पैर जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, एक पैर आगे बढ़ गया दूसरा पैर नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये वाला पैर, ये वाला पैर इस पैर को चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, ओ सेकंड पैर भाई, लेफ्ट वाले पैर, लेफ्ट वाले पैर हम बढ़ा रहे हैं, पैर तुम भी जो है बढ़ा लेना पीछे से मेरे बाद। लेकिन ऐसे चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। चीज़ ये, दूसरी चीज़, कुछ मैसेज देना चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, देगा, चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, साउंड के फॉर्म में मैसेज नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखिएगा, हमारे सारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन होता है। ब्रेन जैसे जैसे देखिए मेरा हाथ उठाना, तो मेरा ब्रेन ने कहा क्या, चिल्ला के बोला, ओ राइट हैंड वाले हाथ भाई हाथ उठा लो, तो होगा नहीं मैसेज। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो सेंट्रल नर्वस है बॉडी को कंट्रोल करता है और सारे बॉडी पार्ट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कैसे, ये दोनों काम कैसे होता है, मैसेज होता है, मैसेज, मैसेज देकर। दो तरह का होता है, एक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेज, और दूसरा होता है केमिकल मैसेज। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से बहुत माइनर वोल्टेज, गुड कंडक्टर के थ्रू आया होगा। हाँ, ये हमारे बॉडी में गुड कंडक्टर क्या होता है, कोई वायर या कोई तार नहीं होता है, बल्कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ठीक है, नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व ट्रैक्स होते हैं जिससे वो
जिससे वो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है। इसी इलेक्ट्रिकल मैसेज को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिकल मैसेज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो ट्रांसफर होता है, कौन कौन सा जो है, ठीक है, ऑर्गन इनको बनाता है, कहाँ कहाँ जाता है, तो उसी को आप पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। सेकंड, जो निकलेगा एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर के जाएगा, केमिकल, उस हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है। देखेंगे केमिकल मैसेंजर, तो ये जो केमिकल मैसेंजर है, ये आपको स्पेशल टाइप के एक ऑर्गन से निकलता है। उस स्पेशल टाइप के ऑर्गन का नाम है ग्लैंड्स। ठीक, जिसको एक्सोक्राइन कहते हैं, उसको हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन है, एक खास तरह का कुछ जो है ग्लैंड होता है, गिना चुना बहुत कम होता है, राइट। ठीक है, ये सब तुम्हारा पीनियल, एड्रिनल, कुछ खास तरह का जो है वो ग्लैंड्स रहेगा, जो खास तरह का है। अपना अगर मैसेज अगर उसको कहीं और देना है, तो एक खास तरह का मैसेज रहता है, उस केमिकल हैं हार्मोन का। ग्रेड के बारे में पढ़ते हैं, तो किस चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड पढ़ते हैं आप इसको, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ें आपको 11th क्लास में पढ़नी है। क्लास में 5 और यूनिट है, 10 यूनिट है। ठीक है, 10 टोटल 22 चैप्टर्स को, अभी ठीक है, चलो अब हम लोग आगे